राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। धीमी अलसाई हुई, मैं तो कहता हूं अजगर और मगरमच्छ जैसी जिंदगी। तो मेरे साथ है विनीत भाई, विनीत श्रीवास्तव। विनीत भाई राम राम। राम राम बाबा जी और राम राम सभी दर्शकों को। विनीत भाई, पिछली है जो हमारी चर्चा थी उसमें मैंने पूछा था आज का युवा क्या सोचता है, कैसे सोचता है, तो उसमें दहेज की चर्चा चली थी। तो मुझे एक लड़की, एक महिला का फोन आया। वो पढ़ाई कर रही हैं, एमएससी कर चुके हैं, उसके बाद की पढ़ाई कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दहेज बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये तो स्त्री धन होता है, स्त्री धन। तो मैंने बल्कि उनको इनवाइट किया था। आज मैं ये चाहता था कि आज के जो सेशन में वो भी हमारे साथ बैठे हैं, पर वो बाई चांस वो उनका शेड्यूल ऐसा है कि वो 8 बजे नहीं आ सकती है, उनका कहीं क्लासेस लेती हैं, तो वो उन्होंने कहा मैं दिन में आ सकती हूँ। मैंने कहा चलो संडे को मैं और विनीत भाई कभी दिन में बतियाएंगे तो आपको इनवाइट कर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये है कि मैं दोनों पक्ष की बात सुनना चाहता हूं। तो विनीत भाई, जो ये स्त्री धन है ना, उन्होंने कहा कि लड़कियों का स्त्री धन होता है। मैंने कहा भैया, स्त्री धन होना बहुत अच्छी बात है, और अब तो खैर कानून में तो लड़कियां भी अपने बाप की संपत्ति में हिस्सा मांगने लग गई हैं। बहुत सारी नहीं मांगती, हिंदुस्तान में नहीं मांगती हैं, ज्यादा रेयर केसेस में ऐसा होता है। पर अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि ये स्त्री धन होता है, जो दहेज होता है ये स्त्री धन होता है? ऐसा कुछ होता है क्या? एक युवा सोच के हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप, यू आर अ मॉडर्न यंग मैन। सर ये ना हर व्यक्ति के हिसाब से डिफर करता है। जैसे अगर कोई मेरी सोच पूछे तो आज के डेट में मैं कहूंगा कि नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा, दहेज तो कतई नहीं होना चाहिए। मैंने दहेज के वजह से बहुत सारे घर टूटते हुए देखे हैं। हालांकि पिछले में मैंने एक बात कही कि मैंने दहेज नहीं लिया, लेकिन शायद मेरे मन में भी आ जाता या मेरे मन में भी आया कि ले सकते थे, तो वो एक अलग चीज है कि एट वन टाइम हर युवा के मन में आता है कि यार सबने लिया है तो मैंने क्यों नहीं लूं। ये जो मास इफेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आता ही आता है। ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल से पूछिएगा तो वो अलग दिखेगा, वो उसके अलग विचारधारा है, लेकिन जो मास इफेक्ट है उसमें लगता है कि नहीं सही है यार, सब ले रहे हैं हम भी ले रहे हैं। एक एक बड़ा मैंने ना एक मौलिक तो नहीं कहूंगा, एक थ्योरी है मेरी, उसको कहता हूं मैं द चीयर लीडर इफेक्ट। तो चीयर लीडर क्या, अमेरिका में चीयर लीडर्स होती हैं। तो जब आप चीयर लीडर्स के ग्रुप को देखिएगा ना, एक साथ 10-12 लड़कियां आ रही हैं तो आपको बड़ा खूबसूरत लगेंगी, बहुत खूबसूरत, कह रहे वाह क्या खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं। बट जब उनको इंडिविजुअली देखिएगा ना, तो देखिएगा कि किसी की आंखें भैंगी हैं, कोई थोड़ा सा इधर से उसके चेहरे पे मस्सा निकला हुआ है, कोई थोड़ा छोटी है, तो इंडिविजुअली अलग दिखने लगती हैं, इंडिविजुअली गलत दिखती हैं। ठीक है, और उसी तरह से इंडिविजुअल आदमी जब सोचेगा ना, तो वो यही सोचता है कि नहीं नहीं यार दहेज तो बहुत गलत है, ऐसे है। लेकिन जो एक मास अफेक्ट होता है कि सबने लिया है हमें भी लेना चाहिए, और इसको मेन लाइन में डाल दिया गया है, तो युवा भले अकेले बात करे तो कहेगा कि नहीं 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 होना चाहिए, लेकिन साथ में रहता है तो जरूर यही होता है कि यार उसको मिला हमको भी मिलना चाहिए। दैट्स इट। उसको मिला तो हमको भी मिलना चाहिए। अच्छा, कई लोग, एक और थ्योरी पूर्वांचल में मैंने सुनी है कि जब हमने अपनी बेटी में दिया है इतना तो बेटे में क्यों न लें। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। यहां तक कि ऐसे उदाहरण है हम लोगों के यहाँ समाज में कि बेटे के यहाँ की शादी में जो दहेज में मिला, उसको बेटी की शादी में दे दिया गया, बाद हाँ में हाँ घरों हाँ, में ये इसलिए भी होता है, ये भी बहुत होता है। इसके चलते इसके चलते घरों में आग लग जाती है, बाद में बहुएं खूब झगड़ा करती हैं कि मेरा सामान क्यों दे दिया गया। स्पेशली बिहार यूपी में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो बेटे में लिया, बेटी में काहे, बेटी में देना पड़ेगा, या बेटी में दिए हैं तो बेटा में काहे नहीं लेंगे, दू को बेटा काहे पैदा किया ऑफिसर। तो ये बहुत कॉमन है, मास इफेक्ट है। सब लोग एक साथ, ये जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक बहुत मुश्किल है कि आप इससे पीछा छुड़ाएं समाज का। मुझे नहीं लगता है कि अगले कुछ सालों तक, कम से कम 2050 तक तो दहेज एक समस्या रहेगी ही।
इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, मैं जातिगत तौर पे टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि बोलना सही होगा या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको बोलता हूं, शायद मेरे समाज की बात है, मैं बोलूंगा, लोगों को बुरा नहीं लगेगा। हम कायस्थों के यहाँ, मैं जिस जाति से आता हूं उसको कायस्थ कहते हैं मूलतः, या बिहार में या यूपी में लोग लाला बोल देते हैं स्लैंग के तौर पे। तो लालाओं के यहाँ किसी जमाने में खूब दहेज था। मतलब बिहार में अगर कहें तो भूमिहार राजपूतों से भी ज्यादा दहेज लालाओं में चल रहा था। जो लड़का 10,000 रुपए महीने प्राइवेट नौकरी में कमा रहा था, उसको 10 लाख रुपए कैश मिलते थे। 2010-11 के आसपास बिहार में एक बूम आया जिसमें सारे लड़के लड़कियां पढ़ने बाहर चले गए। इसमें खूब जम करके लव मैरिज हुए, खूब लव मैरिज हुए। मतलब आप जिस घर की लड़की के बारे में सुन लो ना, उसने किसी दूसरी जाति में शादी कर रखी है, लव मैरिज कर रखा है। अगर एमपी गई तो एमपी के लड़के से कर लिया, पढ़ने अगर कर्नाटक गई तो कर्नाटक वाले से हो गया, अगर कर्नाटक वाले से भी नहीं हुआ तो जो यूपी का लड़का गया हुआ है या दूसरी जाति का बिहारी लड़का ही है उससे हो गई शादी। एक अजीब सी मारामारी फैल गई, तो हम लोगों का दहेज बेहद कम हो गया। आज ये स्थिति है कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, दहेज तो बहुत दूर की बात है, लड़के वाले दहेज देने को तैयार बैठे हुए हैं। तो शायद जो ये इंटरमिंगल होगा, कास्टिज्म थोड़ा सा खत्म होगा, तो मुझे लगता है कि दहेज खत्म हो, और इसमें कम से कम 20 साल तो अभी जरूर बाकी है। 2050 तक शायद ऐसी नौबत आए कि हर शादी दहेज आउट ऑफ कास्ट हो रही है, या अगर माता पिता के भी मर्जी से हो रही है तो दहेज का कोई डिमांड नहीं है। बट अभी तो यह रहेगा, मास इफेक्ट खत्म नहीं होगा इतना जल्दी। अच्छा, मैं ना देखिए, मेरे मेरे जो है पर्सनली दहेज को लेके विचार अत्यधिक क्रांतिकारी है, अत्यधिक। और आपने तो खैर फेसबुक पे वो कुछ विचार शायद पढ़े भी होंगे। और मैं दहेज लेने को मैं किस चीज के बराबर मानता हूं और उपमाएं देता हूं, जो मैं वो यहाँ तो नहीं बोलूंगा, पर मैं तो बहुत बुरा बोलता हूँ दहेज लेने वालों को, तो मैं क्या क्या नहीं बोलता हूँ। जी। क्योंकि मतलब मेरी जिंदगी के फंडे बड़े क्लियर रहे डे वन से। मेरी once upon a time I too was the most eligible bachelor in my community। भाई ठकुरे के लड़का 1988-89 में जो ना सरकारी नौकरी, वो भी मतलब बड़ी अच्छा रैंक, अच्छी। तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा, आपको तो पता है कि लड़के की नौकरी लगते ही रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है ना। उसको कहते हैं कि द्वार खांच दे ना कुल। तो सेम चीज हमारे साथ हुई। तो एक दो लोग आए, तो हमारे पिताजी जो थे वो खुद हालांकि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, पर समय के साथ आके वो भी थोड़ा थोड़ा सा मुझे लगा कि ये भी बदल रहे हैं। तो मैंने अपने पिताजी को बड़ा स्पष्ट बोल दिया था कि ऐसा है कि आप गलती से भी मेरी शादी कहीं सकार मत लीजिएगा, क्योंकि आपको घेरने वाले बहुत लोग आएंगे, रिश्तेदार 10 तो आगे बैठ जाएंगे। मैं वहां मौके पर हूँगा नहीं, मैं तो वहां हूँ, पटियाला में हूँ, दिल्ली में हूँ। तो कहीं आप मत हाँ बोल दीजिएगा, क्योंकि अगर वो फिर आप बोलेगा कि मेरी नाक कट रही है, मेरी पगड़ी उतर रही है, तो मैंने कहा आपकी पगड़ी कोई और उतारे इससे पहले मैं उतार दूंगा। आपकी नाक समाज काटे इससे पहले मैं कैंची लेके काट दूंगा। तो खबरदार से आप जो है ऐसा कोई काम मत करिएगा कि मुझे आपकी नाक काटनी पड़े। तब उन्होंने उसी दिन हैंडसअप कर दिया कि नहीं भैया, दुआई भाई हम ही कुल नाक करब। तो तब उस जमाने में हमको भी, मतलब मुझे याद है लेट 80s में, 89, 90, 91 में अच्छी नौकरी करने वालों को कार मिलने लग गई थी। हालांकि उन दिनों मारुति तक का ही औकात थी सबकी, मारुति ही बिकती थी देश में। तो मेरे घर भी एक प्रपोजल आया था, तो मेरे से बात हुई उनकी। तो मैंने कहा कि तू तो कार दे दे बा, एक बार पेट्रोल भरवई बा, रोज रोज कहाँ से भराई। मैंने कहा हमारी औकात है साइकिल की, ठीक है, तो हम साइकिल पे ही चलेंगे, और साइकिल हमारे घर में है, वो भी आपको देनी नहीं है। और जब हमारी औकात होगी स्कूटर मोटरसाइकिल की, कार की, तो हम ले लेंगे।
परंतु आपके पैसे की नहीं चाहिए हमको। हाँ, हमारी शादी होगी मेरिट के आधार पर, लड़की की मेरिट क्या है, तो लड़की उनकी प्योर गाजीपुर की प्योर घसकर्री, घसकर्री समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो दूब घास को जो खुरपी से, बोला कहाँ, बोला कहाँ गई ले रे, बोला घास करे गई ले। जो लड़कियां खुरपी से घास, उसका एक अलग स्टाइल होता है, खुरपी आगे तो बहुत चौड़ी होती है, उससे वो घास कर, और एक छिट्टा होता है बांस के कैन वाला, तो उसी कैन, तो एकदम प्योर घस कर रही उनकी लड़की थी। तो मैंने कहा खैर क्या बोलते हम उनको। तो साहब हमने अपने ससुर से जिंदगी में कभी एक रुमाल नहीं लिया, एक रुमाल, ठीक, 1 रुपया, और एक वो कहते ना 1 रुपया में ब्याह ना, साले 1 रुपया में ब्याह ना हुई, वो 1 रुपया भी साला हम क्यों 1 रुपया तुम्हारा ले, हम अपने जेब के लगाएंगे। कहता मेरी शादी जब हुई तो मेरी पत्नी ने जो सूट पहना था वो मेरे पैसे का था। उसके बाद अब बड़ा मजेदार किस्सा आपको बताता हूँ। तो तब मेरा बेटा हुआ, वो भी रेलवे में लग गया बाई चांस, उसके भी रिश्ते आने लग गए, तो उसके भी हमने 1-2 जगह बात चलाई, एक जगह बात तय हो गई, तो उन्होंने पूछा जी लेन देन। तो मैं आपको बताऊं दहेज की क्या विडंबना है, समाज में दहेज क्यों है, इसकी ये बहुत क्लासिक स्टोरी है। तो हमने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 1 रुपए में शादी करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अरे पता लगाओ 1 रुपए में कहीं ब्याह कर रहा है, लड़का वाकई नौकरी करता है, वाकई ठाकुर है, लड़के में कोई पै तो नहीं है, लड़के में कोई कहीं दूसरी शादी तो नहीं है, मतलब दुनिया भर की। तो वो शादी सिर्फ इसलिए कट गई कि हम दहेज नहीं ले रहे थे, कैंसिल हो गई शादी, नहीं वो रिश्ता नहीं हुआ। उन्होंने हमें समाज में अनफिट घोषित कर दिया कि जो आदमी दहेज नहीं ले रहा है इसका मतलब वो समाज से, मैं उसकी सोच समाज से अलग है। खैर साहब एक और जगह रिश्ता तय हुआ, तो हमने उनको बोल दिया, उनको भी हमने ये कह दिया कि साहब हम दहेज-वहेज बिल्कुल नहीं लेंगे, और आपकी बेटी जो 4 कपड़े पहनी होगी बस वही उन्हीं कपड़ों में मेरे घर आएगी। बड़ा मजेदार किस्सा है, सुनिए आपको भी मजा आएगा, दर्शकों को भी मजा आएगा। तो साहब शादी तय हो गई, शादी तय हो गई, तो मैंने उनको फिर दोबारा कन्विंस किया, 3 बार कन्विंस किया, 4 बार। मैंने कहा जी मैं उनमें से नहीं हूँ, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं पर बाद में साले इतने लालची होते हैं, दहेज लेने लगते हैं, मांगने लगते हैं, बहुत बहाने बना बना के मांगते हैं। मैंने कहा मैंने अगर बोल दिया आपके घर से मेरे घर में एक रुमाल नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तब 2-4 महीने बीत गए, तो एक दिन लड़की के भाई का फोन आया मुझे, तो उन्होंने बोला अंकल आपका नाप चाहिए था, नाप। मैंने पूछा नाप क्या होगा मेरा? बोले जी आपका सूट सिवाना है। तो मैंने कहा सूट सिवाना है, मतलब अब सूट तुम लोग सिलाओगे? बोले हाँ जी। मैंने बेटा तू कहाँ है? बोला जी घर पे हूँ। तो मैंने बोला तेरी मम्मी कहाँ है? बोला जी वो भी यहीं है। मैंने कहा पापा कहाँ है? मैंने कहा वो भी वहीं है। और मैंने कहा एक काम कर बेटा तू थोड़ा घर से बाहर आ, कमरे से बाहर आ। तो उन्होंने हाँ अंकल मैं आ गया कमरे से बाहर। नहीं मैंने कहा बेटा और बाहर आ, रोड पे आ जा जरा। तो लड़का रोड पे आ गया। मैंने कहा अब मम्मी पापा कितनी दूर हैं? बोला जी वो तो अंदर है, मैं तो बाहर आ गया रोड पे। फिर साहब मैंने शुद्ध भोजपुरी में उसको बहन महतारी गरियाना शुरू किया। बाई गॉड उसके कान में फोड़ा हो गया होगा। और मैंने उसको वो गालियां, मैं यहाँ मुझे बहुत दुख होता है जब मैं फेसबुक यूट्यूब पे गाली फक्कड़ नहीं दे पाता हूँ ना, मुझे अब मेरे अंदर इस वक्त समझ लीजिए कि मुझे वात पित्त कफ के सब रोग हो जाएंगे, क्योंकि गालियां मेरे अंदर जमा हो रही। तो मैंने धारा प्रवाह नॉन स्टॉप 10 मिनट तक उसको गरियाया और गंदी गंदी गाली दी। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कि साले अब तू हमें सूट पहनाएगा? फिर मैंने कहा
ठीक है, हमारी औकात है, हमारे पास एक लुंगी है और एक लंगोट है। मैंने कहा मेरे पास एक धोती है ऐसी, खैर तब तक मैं बाबा नहीं बना था, पर मेरा सोच यही थी। मैंने कहा भाई हमारे पास एक ये लुंगी है और एक लंगोट है, और साले तू हमें सूट पहराएगा। मैंने कहा हम तेरे मतलब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम तेरे पैसे से सूट पहनेंगे। मैंने कहा अब समझ में आई तेरे को? मैंने कहा तेरे को बोला था ना, तेरे को और तेरे बाप को, तेरी माँ को, साले हम तुम्हारा एक रुमाल नहीं लेंगे, तो समझ में नहीं आई थी। अब माँ बहन की गाली सुन ली, अब समझ में आ गया? कहता जी आ गया, कहता जी आ गया। तो उसने मेरे बेटे को फोन किया, तो उसने पूछा क्या हुआ? बोला बहुत बहुत कमीना है तेरा बाप। वो हंस पड़ा। बोले क्या हुआ? बोले मैंने ऐसे ऐसे सूट के लिए बोला था, बहुत गाली दी तेरे बाप ने। सर बात यह है कि अपनी सोच थोड़ी समाज से हमेशा डिफरेंट रही है। हमने आज तक कभी लड़की वालों का एक रुमाल भी नहीं लिया, खैर वो हमारी सोच है। आपने जो बताई ना, मैं एक किस्सा और बताता हूँ। ये हम जब मैं दिल्ली छोड़ के जब गांव गए थे हम लोग, तो स्कूल में पढ़ाने लग गए पेड़ों के नीचे बच्चों को। जो मेरा पहला स्टूडेंट था ना, माय वेरी फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, वो बाद में आगे चल के एनडीए में सिलेक्ट हो गया था और आर्मी में लेफ्टिनेंट हो गया, फिर कैप्टन हो गया। तो उसने हमारे ही स्कूल की पढ़ने वाली एक बच्ची, क्षत्रिय परिवार था, उसके फादर जो है वो डॉक्टर थे, तो उनसे वो बचपन में साथ पढ़े थे बच्चे, और मेरे स्कूल में बहुत ओपन। वो उसके किस्से में कभी अलग से सुनाऊंगा कि मैंने अपने बच्चों को अपने स्कूल में कैसी परवरिश दी। लड़के लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ते थे, एक साथ खाते थे, और मिक्स्ड कबड्डी होती थी मेरे गांव में बच्चों की, लड़के लड़कियों की मिक्स टीम बनती थी कबड्डी की। कैन यू इमेजिन? तो वो जब लड़का आर्मी में कैप्टन हो गया, तो आप सोच लीजिए, अगेन द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ दिस एरिया, तो उनके पास भी था, बड़े बड़े बिहार से करोड़पति लोग और बड़े बड़े नेता परेता आने लग गए। तो वहां पे कोई एक पार्टी आई थी, शायद 1 करोड़ रुपया कुछ ऐसे, उस जमाने में वो कैश दे रहे थे उसको, लड़के को शादी में। तो उसके बाप ने बोला कि ए फलाने हाई देखा, फलाने आयल हुए मर्दबा 1 करोड़ रुपया देवक बात करत हुआ। तो लड़कवा बोला ये पापा जिंदगी तो तुहार बीत गई साइकिल पे, अब तू बढ़ौती में का करबा 1 करोड़ रुपया यार, थोड़ा ज्यादा अमन करना चाहिए। अब अमन दहेज से थोड़ो न करोड़पति हो कल जी। लड़के ने मना कर दिया, और 1 रुपए में उसी बच्ची से 1 रुपए में शादी हुई थी। जो सामान्य पूर्वांचल में जो सामान्य विवाह होता है, वो विवाह हुआ था। उस लड़के ने मैंने बात की, ये पापा अब लड़की के पैसा से हम करोड़पति ना हो खल जी, साइकिलिए अब चलल हुआ जिंदगी भर, साइकिलिए अब चला, ठीक है यार। तो सर ऐसे भी हैं, इस सोच के भी लोग हैं जी। आप कुछ कह रहे थे? 2 चीजें कहूंगा सर इसमें। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने अपने चाचा के चचेरे भाई के बारे में बोला कि उसकी तलाक हो गई, उसका तलाक हो गया। तो मेरे चाचा सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, उनकी सोच थी कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूं, तो मेरे बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। हाँ। ठीक है, अब ये उनकी सोच थी, आई टोटली डिफर। ठीक है, जबरदस्ती बच्चों को भेजा, ठीक है, चार बच्चे तो बच्चे हैं चाचा के, चारों टॉप जगहों पर हैं। कोई एनआईटी में प्रोफेसर है, कोई जर्मनी चला गया, कोई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का ये है टॉप मोस्ट साइंटिस्ट है, वहां गया हुआ है अभी। लेकिन पढ़ तो लिए, लेकिन जो मॉडर्न लिबरलिज्म थिंकिंग आनी चाहिए थी ना, वो नहीं आई। तो एक तो वो हो गया कि चलो भैया, अब सोच वाले एक आध आदमी ऐसे मिल जाते हैं, हर आदमी ऐसा है नहीं, एक आध तो हर जगह मिल जाएंगे, वो उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, हर गांव में 10 लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन 100 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम लेंगे। एक बड़ा मजेदार किस्सा है, हालांकि कोई सीख नहीं मिलेगी, लोग कहेंगे कि बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, बड़ा मजेदार किस्सा है। मेरे एक सीनियर हैं, अगर सुनेंगे तो हो सकता है कि बेंगलोर पहुंच जाए खोज करके पीटने के लिए मुझे, बट ये रियलिटी है।
ठीक है, हाँ। ये रियलिटी है। भूमियार भाई हैं, जहां का मैं रहने वाला हूं उससे ही थोड़ा सा पास के गांव के हैं, पैसे वाला खानदान है। तो वो हम लोगों से सीनियर थे। इंजीनियरिंग के 4th ईयर में ही उनके घर से पटना जाकर के कोई आदमी उनके बैंक अकाउंट में 60,000 70,000 रुपए डाले हर एक महीने 1 तारीख को। और वो क्या करे, उस समय तक मनी ऑर्डर चल रहा था, जब तक मैं कॉलेज में था तब तक मनी ऑर्डर तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन के आसपास में बंद हुआ है शायद। खैर, तो 50-60,000 रुपए आए, 70,000 आए, पता नहीं क्या आता था, लेकिन बड़ी रकम आती थी। महीने का खर्चा 8 से 10,000 रुपए, आम लड़कों को 4,000 आता था, जमींदार खानदान के थे तो उनको 10,000 आता था। वो 10,000 रुपए अपने पास रख करके बाकी पूरे पैसे मनी ऑर्डर से अपने गांव भेजते थे। अच्छा, बिहार में क्या है कि पोस्ट ऑफिस जो है उस डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी बहाल कर रखे हैं, मतलब पोस्टल विभाग ने, बिहार सरकार ने नहीं। वो गांव का ही कोई बंदा होता है, उसको 10,000 या 8,000 कुछ तनख्वाह मिलती है, वही मनी ऑर्डर वगैरह देता है। अब उसका मुंह तो चुप हो नहीं, 3 महीने 4 महीने हो गए तो भाई के पैसा भेजा था, तो ऐसा भोपाल से पैसा आवा था, बड़का बेटवा गई बा वह भेजा था, ये ठीक है, बड़े वाले बेटा गए हुए वही भेज रहे हैं। ये खबर पूरे उस समय तक डिग्री नहीं कंप्लीट हुई थी भैया की, लास्ट ईयर में ही थे। वो एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया पूरे एरिया में कि बड़ा वाला बेटा हर महीने 50,000 भेजता है। जब 50,000 भेजता है तो बताओ कमाता कितना होगा। उनका भी घर कोड़ दिया गया, ठीक है, पूरा एरिया जवार के भूमियार भाई लोग आ गए। उसमें ढूंढते ढूंढते एक परिवार मिला जिसमें एक ही लड़की थी, और उस परिवार वालों को खेती के अलावा पेट्रोल पंप और एक गाड़ी का शोरूम था, मतलब हीरो का शोरूम था उन लोगों के पास। उसकी लड़की से उनकी शादी फिक्स हुई, बाकायदा इज्जत से शादी हुई। कुछ 6 महीना इधर उधर बेंगलोर में इधर उधर काटे भी। उसके बाद एक दिन कहे कि अब दुद्दू परिवार के हम ही को देखना है, तो हम नौकरी छोड़ करके आप क्या करेंगे, हम इतना पैसा का 50 बीघा यहाँ खेत है, 100 बीघा ससुरारी में खेत है, शोरूम के देखेगा भैया। उसके बाद से शोरूम और पेट्रोल पंप देखते हैं और मस्त जीवन जीते हैं। हम भी जाते हैं तो बहुत इज्जत से वहां पे जंगली मुर्गा खाते हैं उनके साथ। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं समाज में। तो दहेज सर नहीं लेने वाले लोगों की संख्या कोई कम नहीं है, बट अगर आप परसेंटेज ऑफ पीपल देखेंगे ना, जिन्होंने नहीं भी लिया, किसी कारणवश नहीं ले पाए। नहीं, एक बात बताओ, मेरे जैसे लोग को जानते हैं समाज क्या कहता है? क्या? बहुत अच्छा से पहली बात की इस चीज का कोई वो शब्द बोलिए, क्या कहता है? लोग सीधे मुंह पे गाली दे देंगे, चूतिया को तो मिनिमम बोल देंगे। वो एक मिनट, अमिताभ बच्चन के हाथ पे दीवार फिल्म में लिख दिया था ना, मेरा बाप चोर है। समाज ने हमारे माथे पे लिख दिया चूतिया। बिल्कुल। क्यों? बोला ये दहेज नहीं ले रहा है। जो आपने कहा ना कि बेटवे में कोई कमी हुई, पता करा कि कहीं ओइजा तो कुछ नहीं खे होत, कहीं ओइजा बोला, मैंने कहा अंडकोश भी चेक कर लिया, दोनों हाउ कि ना हाउ, और साइज वाइज सब चेक कर लिया लड़का का। अरे बिना आड़ी के लड़का का हो? मैंने कहा है कुल काम चेक करिया, आड़ी जरूर चेक करिया, सोहराय के देख के मतलब तौल के चेक करिया। तो वही स्थिति है। वो आप अगर नहीं लेते हो तो वो समाज आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं है इस चीज का, वो उल्टा गालियां ही हैं। हाँ, बिल्कुल, वो हम जिंदगी में समझ चुके हैं। पर इसके बावजूद, अगर इसके बावजूद हमारा प्रिंसिपल वही है। अच्छा, अब आते हैं जरा स्त्री धन पे। वो बिटिया जिसने मुझे फोन किया था, मैं चाहता था कि शी वुड हैव कम, अच्छा लगता मुझे वो आती और डिस्कस करती, और मुझे मालूम है ये वीडियो भी देखेंगी। कल संडे है क्या? कल संडे है। हाँ, कल दिन में हम आप जरूर बतियाएंगे, उनको दिन को लेंगे माफ साथ। करते, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यार मुझे एक बात बताओ, मैंने तो चूंकि गांव में स्कूल चलाया है, मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है जिन्होंने कभी अपने बच्चों को गांव में कायदे से पेंसिल, कापी, चप्पल नहीं खरीद के दी। बुक्स तो बहुत बड़ी चीज होती है, और उन्हीं लड़कियों की शादी में उस जमाने में 5-5 लाख रुपया खर्च किया। और मैं आई नो अ फैमिली
उस बच्ची को हम लोग जब स्कूल चलाते थे तो 20 रुपया लेते थे, 20 रुपया महीना। तो एक परिवार था, उसकी शायद 2-3 बेटियां थी, तो वो 20 रुपया देते थे फीस। फिर आगे चल के शायद 3 साल बाद या कुछ ऐसे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो फीस 30 रुपए हो गई थी। तो जब फीसिया 30 रुपए हो गई तो अपने लड़कियन के हटा लेना, प्राइमरी में भेजा लगना। बात हम लोग, हमारे लिए नॉर्मल बात ये थे, बहुत सारे बच्चे करीब 20 साल बाद उनमें से एक लड़की हमारे घर आई। तो तब तक हम लोग जालंधर शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी वाइफ ने उसको पहचाना, वो मिलने थी, मैम 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 मैम। तो उन्होंने बोला, मैम आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने बोला, बेटा मैं शक्ल से तो याद है, पर मैं नाम भूल रही हूँ। तो उसने अपना नाम बताया। अरे अरे अरे, तुम, हाँ हाँ हाँ, तुम कहाँ रहती हो आजकल? तो कहती है, मैम मैं मुंबई में रहती हूँ। तो क्या करती हो? कहते मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे करते हैं, जो आम पूर्वांचली समाज जो मुंबई में रहता है, आपको पता है क्या थे। तो बोले, बेटा तुम क्या करती हो? कहते मैम मैं ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अच्छा क्या पढ़ाती हो? तो बोली, जी मैम मैं इंग्लिश और ये सब पढ़ाती हूँ। तो मोनिका ने बहुत अप्रिशिएट किया, वेरी गुड, ये है वो है। फिर ना वो लड़की ना बड़ी भावुक हो गई। कहती, मैम आपको तो शायद याद नहीं होगा, मैं आपके पास ना सिर्फ 3rd क्लास तक पढ़ी हूँ। फिर 3rd के बाद ना पापा ने हमें विड्रॉ कर लिया था। इसके बाद 4th 5th मैंने फिर प्राइमरी से किया था। फिर वैसे फिर काम चलाओ। आपको मालूम है 5th के बाद हमारे यहाँ की लड़कियों की, वो भी सवर्णों की, ठाकुरों की लड़कियों की, क्या मतलब वही काम चलाऊ शिक्षा, 10th के बाद शादी। तो कहती, मैम मैंने जो 3rd तक आपसे इंग्लिश पढ़ ली थी ना, मैंने जीवन में वही इंग्लिश पढ़ी। 4th 5th में तो फिर प्राइमरी में चले गए थे, और फिर 6th 7th 8th 9th 10th में भी क्या स्टैंडर्ड है आपको पता है। पर वो जो 3rd तक की इंग्लिश थी ना, वो ही, उससे ही मेरा इंग्लिश का बेस बन गया था। फिर आगे जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई तो मैं ठीक-ठाक थी। आज मैं उसी 3rd तक की इंग्लिश की बदौलत वहाँ 10th तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती। अगर सोच के देखिए, वो 3rd तक की पढ़ी हुई बच्ची, एनसीईआरटी का क्लास 3 उसने पढ़ी थी हमारे यहाँ, वो 3rd की बुक। अगर उसने कहीं 5th 6th भी पढ़ ली होती, तो 6th का तो एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। तो सर 3rd 3 साल में बच्चे एबीसी से स्टार्ट करके 3rd तक पढ़ी, और फादर ने सिर्फ इसलिए विथड्रॉ कर लिया कि 10 रुपए फीस बढ़ गई थी। उसी बाप ने उसी लड़की की शादी में, आज उसके चंद साल बाद, 4 या 5 से 7 साल बाद, लाखों रुपया करके शादी की ना। सर स्त्री धन तो वो होता ना, अगर उस बच्चे की फीस दे देते वो 10 रुपया एक्स्ट्रा, 30 रुपया महीना, 10th करा देते। तो अच्छा, जिन बच्चों ने सर 8 तक, मेरे यहाँ 8 तक पढ़ाई होती थी, 9 10 में फिर बच्चे सीबीएसई स्कूल में चले जाते थे। तो जिन बच्चों ने मेरे यहाँ 8 तक पढ़ाई की है, और ऐसे हजारों बच्चे हैं सर, आज वो इतने सक्सेसफुल है लाइफ में, इतने सक्सेसफुल है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब उसमें से 50 तो डॉक्टर, एमडी डॉक्टर्स हैं, गांव के बच्चे, वो बच्चे जिनको कभी पेंसिल नसीब नहीं हुई, इंजीनियर्स हैं, बैंक मैनेजर्स हैं। अच्छा, एक एक बहुत ही, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही बिलो एवरेज, बड़ी बेचारी गांव की एक बच्ची आती थी हमारे यहाँ। फिर कई साल बाद ना ऐसे किसी ने बताया कि सर वो याद है आपको? तो मैंने कहा हाँ। कहते आजकल जानते हैं वो कहाँ पे है? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। कहती वो ऑस्ट्रेलिया में है, और मैकेंजी करके कोई कंपनी है उसकी, वो पता नहीं कौन सी हेड है। मैंने कहा यार वो तो किसी तरह बेचारी 33% थी। कहते नहीं सर, बाद में वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो गई थी। फिर उसके फादर उसको पता नहीं कहाँ पुणे वुणे ले गए थे, वहां से फिर उसने 12th के बाद की पढ़ाई की। टुडे शी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेरी बिग कंपनी। सर स्त्रीधन तो ये हुआ ना।
सर हुआ तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं है। फिर वही बात आ जाती है पीयर प्रेशर की, समाज के प्रेशर की। ठीक है, एक बड़ा, हालांकि इससे बड़ा हटता हुआ टॉपिक पे मैंने लिखा था आज से कुछ साल पहले। मेरी एक फ्रेंड है, मुस्लिम फ्रेंड है लड़की, और मतलब जो अच्छी आदतें मुझ में है ना, जिनका चर्चा मैं कर रहा था, वैसे कोई चीज नहीं है जो उससे अछूती रही। ठीक है, हम लोग साथ में रहते थे दिल्ली में, जो आप सोच सकते हैं वी हैव डन टुगेदर। ठीक है, जब अपने घर जाती है, स्पेशली जो उनके महीने चलते रहते हैं, उनके पवित्र महीने चलते रहते हैं, तो 30 दिन उसका स्टेटस दिखेगा, सारी चीजें दिखेंगी, बड़ा एकदम सिर ढक करके। आई नो द रियलिटी, मैंने लिखा भी था बहुत पहले। तो मैंने उससे पूछा कि क्या नाटक है, इतना तो हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, तुम क्या कर रही हो, सबको पता है तुम्हारे बारे में। कहती है कि नहीं करेंगे तो ये लोग जीने नहीं देगा। रियलिटी क्या है और समाज में कैसे जीना है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर आता है, और ये अंतर आता है पीयर प्रेशर का। मेरे बाजू वाला क्या कर रहा है, आप दहेज की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए दहेज की बात। मेरे यहाँ कायस्थों में लगभग दहेज खत्म हो चुका है। मैं तो शादियों के खर्च की बात कर रहा हूं। अभी मेरे कजन की शादी हुई, उसमें शायद ही दहेज लिया गया, जबकि लड़का खुद डॉक्टर है, लड़की जो है वो रेलवे में जेई है। प्रॉपर दहेज नहीं दिया गया। उस शादी का टोटल बजट 1 करोड़ से ऊपर का है। अब ये शादी लैंडमार्क हो गई है मेरे यहाँ। अब इसके बाद जो भी अगली शादी होगी, चाहे वो घर बेच करके करे, द्वार बेच करके करे, लेकिन उसका अगला बजट 1 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए। तो ये है पीयर प्रेशर। हम लोग का दहेज खत्म हो गया है, मेरे कास्ट में ही ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन अब वो पीयर प्रेशर तो बना हुआ है ना, कि अब वो भाई की शादी में मुझे लगता है कि नॉनवेज कुछ 16-17 टाइप के थे। तो अब अगली शादी जब होगा ना, तो 18 आइटम होना चाहिए। तो मैं भोजन की बात कर रहा हूं। अब इसी तरह से दहेज में, उनकर बेटा क्लर्क रहे तो ओकरा 8 लाख मिलल बा, हमार बेटा तो पीओ बा, तो 16 लाख तो मिलना चाहिए। ये समाज दे रहा है। यूटोपियन सोसाइटी की एकदम बेस्ट क्या होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको पता है कि दहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज का जो प्रेशर है, उसको आज भी यहाँ के हम लोगों के लोग जो है उसको हटा नहीं पाए हैं, और नई पीढ़ी जो है उसको इन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता है। मिल रहा है तो अच्छा है वाला सीन है। दिल में एक दबी इच्छा होती है, लड़के के भी लड़की के भी। मैं तो ऐसी लड़कियों को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जिनके फादर ने कोई एक सामान कम कर दिया, या कार का कोई वेरिएंट देने की बात हुई थी। अब अगर स्कॉर्पियो देने की बात हुई तो टॉप मॉडल ही देंगे, ये तो बात हुई नहीं थी। ठीक है, तो वो अपनी बाप से लड़ गए कि आप नीचे वाला मॉडल काहे दे रहे हैं। मैं पर्सनली जानता हूं कि तो वैसे भी हैं। गहने लेने की बात हुई, बहुत बहुत क्लोज है वो लड़की मुझसे। सो उसके फादर के जैसे, अब हम लोगों का यूपी बिहार में ही नहीं है, लगभग दुनिया में हर जगह कोई पुश्तैनी सुनार होता है। जैसे पुश्तैनी पंडित जी हैं, नाऊ है, वैसे ही पुश्तैनी सुनार भी है। तो लोकल सुनार से ले रहे थे, उनकी बेटी ने बवाल काट दिया घर पे, बाबू साहब लोग हैं वो लोग, कि आपको वो कोई ब्रांड है, मतलब नक्षत्र वगैरह नहीं, रिलायंस का कोई ब्रांड खुला है अभी हाल फिलहाल में सोने का, मुझे नाम नहीं पता है, पटना में उसका बहुत बड़ा शोरूम है, कि इसी ब्रांड का चाहिए हम। 3 दिन मारा पीटी बाप बेटी ने भाई कि हम खाना ना खाएं, हम ब्याह ना करम, अगर ई ब्रांड का सोना ना मिली तो युवा पीढ़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जो बुढ़ऊ लोग हैं वो लोग चाहते ही यही है कि यही रिवाज रहे, तो कोई उपाय नहीं है, ये रहेगा। मे बी जैसे जैसे सोसाइटी और आगे बढ़ते चले, जैसे मैंने अपने कास्ट की बात की कि हम लोगों के यहाँ इतनी लव मैरिज हुई कि लड़कियों का अकाल पड़ गया जाति में, तो भैया जे मिला था ओकरा से ब्याह कर लो, तो हो गया, दहेज खत्म। मुझे नहीं लगता है कि आजकल हाल फिलहाल में किसी को 2-5 लाख रुपए से ज्यादा मिले। मैंने सुना आज का युवा जो है लव मैरिज में तो दहेज नहीं लेता होगा ना, या लव मैरिज में भी दहेज लगा लेता है। अनलेस आजकल जो है प्रॉपर जो भाग करके लव मैरिज करने वाला सीन था वो खत्म हो गया है, क्योंकि अरेंज लव मैरिज होने लगे। क्या अरेंज लव मैरिज। हाँ, अरेंज लव मैरिज। अब अरेंज लव मैरिज में ना बहुत बढ़िया तरीका यह है कि धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से तो कुछ तो दीजिएगा, ठीक है, कैश नहीं दीजिएगा। विदा करते हुए, अब हम इंजीनियर हैं, इतना बड़का पोस्ट पे हैं, 30 लाख रुपया सालाना मिलता है, एगो गाड़ियों नहीं दीजिएगा। आप अंकल पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, यूपी पुलिस में, बहुत नजदीकी कहानी है ये भी।
हमने तो बड़ा, मैं और मेरा एक और है, हमने बड़ा एक तरीका ढूंढा था नई नई लड़कियां ढूंढने का। वो था कि हम लोग जीवन साथी पे दूसरे टिंडर बम्बल पे डाउनलोड ना करके जीवन साथी चलाते थे और उस पर लड़कियां ढूंढते रहते थे कि किससे बात की जाए। इसी में बातचीत हुई, लॉकडाउन आया और उसमें हम दोनों थे और एक भाभी को ने हमारी बड़ी मदद की। तो हम लोगों को लगा कि यार ये भाभी इतना काम कर रही हैं, इनकी इमेज बड़ी खराब है। तो सोचो अगर हम लोग यूपी बिहार की किसी लड़की से शादी करें, वो पंजाबी थी भाभी, तो जीवन सुधर जाएगा। जैसा नकारा टाइप हम लोग जीवन जीते हैं, कम से कम घर में वो लड़की होनी चाहिए। तो उसने बातचीत की, प्यार मोहब्बत बढ़ा कि हाँ हाँ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, मिलते रहे। फिर वह लड़की का फादर यूपी पुलिस में एसआई वगैरह है, कास्ट भी सेम थी। जीवन साथी से ढूंढा था स्पेशली कि कास्ट सेम रहे, लफड़ा नहीं हो कल के डेट में। दहेज की कोई बात नहीं हुई। बार बार लोगों को लगे कि अरे बेटियां दो खाली बिया तो दी है कि ना दी है, नहीं बेटी नहीं, एक बेटा भी है उनको, वो भी कहीं बैंक में मैनेजर वगैरह है। तो देवे करेगा, सब देवे करेगा। सोना चांदी दिया उसने काम भर, लेकिन गाड़ी नहीं दी। आखिर आखिर तक, यहां तक कि हम लोगों का एक रिवाज होता है जिसको खोइचा बदलना कहते हैं। अगर आपने शायद बिहारी या यूपी वाली शादियां देखी होंगी तो आइडिया होगा। तो खोइचा नहीं बदलाया जी, कि गाड़ी नहीं मिला तो लड़के के पिताजी अंदर अंदर नाराज थे, डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते थे, तो खोइचा नहीं बदला। लड़का लड़की के सामने कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब हम लोगों के साथ था, जो मतलब फ्रेंड सर्किल है, रिलेटिव्स हैं सेम एज के, कह रहा बताओ यार, अरे फॉर्चूनर नहीं देता, हुंडई का गाड़ी दे देता, i20 दे देता। और जब मैंने काफी बाद में लड़की से इस बारे में बातचीत की, लड़की भी भाभी ही लगेंगी मेरी, ने कहा कि क्या होता है, बाबूजी ना दे रहे थे, ये खूब चिल्लात रहना, झगड़ा ना हो ही, हंसी मजाक में। तो कहती है यार हम भी सोचे थे कि पापा कुछ तो लाए होंगे, पापा बोले थे सरप्राइज देंगे सरप्राइज देंगे, पापा कुछ दिए ही नहीं। और अभी रिसेंटली, मतलब करीब 6 महीने और साल भर होने को आया, उसकी नई गाड़ी ली गई है, 30-40 लाख की, काफी महंगी गाड़ी ली गई है, लड़के के हैसियत के हिसाब से भी महंगी है वो गाड़ी। उसका पूरा डाउन पेमेंट लगभग 50% लड़के के ससुर जी ने किया है, जो उनको रिटायरमेंट पे पैसे मिले। ये है सच्चाई। मुझे ना एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मेरी मदर थोड़ी सी आवाज लगा रही हैं, मैं पॉज कर रहा हूं, हम दोबारा मिलते हैं 5। तो विनीत भाई, मुझे ना इसमें एक किस्सा याद आ रहा है, एकदम ट्रू स्टोरी है, मुखर्जी नगर की। पहले भी मैं एक दो अपने चैनल पे ये स्टोरी एक दो बार और सुना चुका हूं। आज फिर से एक विषय ये चूंकि ऐसा आ गया, इसलिए उसको रिपीट कर रहा हूं। एक श्रीमान जी थे, अपने पूर्वांचल के ही रहने वाले हैं। वो वहाँ मुखर्जी नगर में रह के तैयारी कर रहे थे। एक और लड़की थी, वो भी पूर्वांचल की थी। बोथ ऑफ द सेम कास्ट। वो लड़की जो है, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मतलब वो लड़के के साथ उनकी दोस्ती हुई। फिर वो पहले कहीं दूर रहती थी, फिर वो नजदीक आगे रहने लग गई, फिर एक ही बिल्डिंग में रहने लग गई, अलग अलग रूम्स में। एंड शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द जेंटलमैन। मतलब जैसे अपना खाना बनाना तो उनकी भी सब्जी बना देनी, इस यहाँ से शुरू हुई बात। फिर धीरे धीरे जो है उनका रूम की सफाई कर देनी, फिर उनको दोनों टाइम खिलाने, फिर अल्टीमेटली वो एक ही रूम में शिफ्ट हो गए दोनों। और ये सिलसिला चला 4 साल। 4 साल तक वो लड़की उनके साथ रही। और जिस व्यक्ति ने मुझे ये किस्सा सुनाया, उन्होंने बताया कि एक अच्छी गृहिणी, पत्नी, हाउसवाइफ भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकती जितनी उन्होंने उन श्रीमान जी की 4 साल। और शी मतलब सेक्रीफाइस, जबकि दोनों यूपीएससी की तैयारी करने गए थे वहां, पर शी सेक्रीफाइस हर ओन करियर फॉर हिम। एकदम सच्ची कहानी है ये। और आपको तो मालूम है भाई, एक बार में तो हो नहीं जाता। 4 साल उनको लगा प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू क्लियर करने में। फाइनली जब वो इंटरव्यू क्लियर कर लिए तो आईपीएस हुए। तो जब आईपीएस हुए तो वो एकेडमी में चले गए, वहां हैदराबाद। और ई जो ना अपने घर चली गई।
तो फिर इन्होंने अपने पिताजी से बोला कि जाइए जरा आप भी। अब उनके यहाँ तिलकरू आने लग गए, आईपीएस साहब के यहाँ। तो इन्होंने बोला कि अपने पिताजी से कि अरे जाइए आप भी तिलकरुआ बन के चले जाइए, बाकी तो सब है ही सेट। तो ये सब 10-20 किलो फल फ्रूट लेके गए उनके यहाँ। तो उनके पिताजी थे घर पे, ये साहब तो ट्रेनिंग में थे। तो वापस आए तो लड़की ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ तुमने भेजा तो था, मैं हो आया हूं, पर बड़ा ठंडा रिस्पांस मिला। तो उन्होंने बोला अरे बाबूजी न थे, वो नहीं रहे होंगे, वो रहते तो बात अलग होती। तो बोले आखिर क्या बोले, बोले वो तो कहे हैं कि भाई फलाना फलाने जन हुआ भाई, ट्रेनिंग में हुआ, घरे आई हैं तो हम आपके इन्फॉर्म करब। सब बात खत्म हो गई। 2-4 महीने बाद उस श्रीमान जी घर आए, इनको पता लगा, तो इन्होंने अपने बाबूजी को फिर भेजा। तो वो श्रीमान जी जो तो थे एसएसपी साहब, मैं उनको एसएसपी ही बोलता हूं, या आईजी डीआईजी साहब बोलूं क्या बोलूं, हालांकि अभी ट्रेनिंग में ही थे। तो वो अपने सो कॉल्ड ससुर जी को बोले आइए जरा इधर आइए। तो उनसे बातें करते करते घर के दरवाजे तक ले आए और उनसे बोलिए जरा उधर मुंह करिए। उन्होंने उधर मुंह किया तो उनके पिछवाड़े पे मारे 4 लात। भाग साले यहां से, आज के बाद मत आना, भगा दिए उनको। और फिर उनकी शादी जो है अरेंज्ड मैरिज किसी बहुत बड़े, शायद पता नहीं किसी पार्टी के बड़े नेता से हुई, की लड़की से हुई। और वो लड़की जो है ऑलमोस्ट मतलब डिप्रेशन में चली गई, फिर मतलब शी बिकेम ऑलमोस्ट सिजोफ्रेनिक। अब मुझे ये बताइए कि यहां पे युवा क्या सोच रहा था, युवा आईपीएस। सर जो आपने अच्छा, कहानी बताई, द गर्ल वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, और बहुत ज्यादा लोग, जिस व्यक्ति ने बताया वो बताते बताते वो आदमी बड़ा गमगीन हो गया, यार ऐसा भी होता है जीवन में। तो वो युवा क्या सोच रहा था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रुपया सिर्फ वो नहीं जो दहेज में मिलेगा, उसने जिससे शादी की है, ठीक है, आप शायद भूल रहे हैं, मैं उनकी शादी जिस परिवार में हुई है ना, मैं उनके यहाँ बड़ा आता जाता रहता हूँ। आपने जो किस्सा सुना है, किस्सा बड़ा मशहूर है, मुखर्जी नगर से लेकर के पूरे पटना तक में मशहूर किस्सा है ये। अच्छा। ठीक है, हाँ, बहुत फेमस किस्सा है ये। और ऐसा नहीं कि ये इकलौता किस्सा है, आपके यहाँ कहीं जौनपुर के पास में एक जगह पड़ती है मछली शहर, ठीक है, वहां का भी मेरा एक दोस्त है, उसका ऑलमोस्ट सिमिलर किस्सा है। वो अनुसूचित जाति से आता है, ठीक है। अनुसूचित जाति से आता है इसलिए बताना जरूरी हो गया था कि दोनों की नौकरी, मतलब दोनों लड़के लड़की की नौकरी जो है आरक्षण के बदौलत लगी है। लेकिन उसमें लड़की की जो अगली नौकरी लगी, वो उसकी मेरिट में आई थी, मतलब जनरल कैटेगरी के मेरिट में आ गई थी, तो थोड़ा सीनियर पोजीशन पे चलती चली गई। लड़की ने मना कर दिया, नहीं करूंगी तुमसे शादी। लड़के मना कर दे रहे हैं, क्योंकि ना वो एक बात पोजीशन मिल जाती है। जैसे वो जिन नेताजी का आप नाम ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उनके यहाँ उनके साथ अगर आपके संबंध हैं तो आपके प्रमोशंस जल्दी होंगे, आपके सामाजिक रिश्ते जल्दी बनेंगे। अब अगर हम आई, किसी ने उनसे पूछा कि कहो ये का कैला, उनके एक बहुत खास दोस्त ने, मतलब ही वॉज शॉक्ड, कहते यार मेरा तो इंसानियत से विश्वास उठ गया यार तुम्हारा केस देख के। उसने बड़ा मतलब उनसे, ही कन्फ्रंटेड हिम और ही सेड कि
यार कहो तू ही कहा कैला यार। तो उन्होंने जो जवाब दिया ना कि मुझे आज के बाद अपनी पोस्टिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली। आई विल ऑलवेज गेट ए प्लम पोस्टिंग। और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, सिमिलर केस में बता रहा हूं, ऐसी जगह पर है जहां पर कि पैसे बनते हैं, तो पैसे बनने के लिए वही आदमी भेज सकता है ना आपके पास लोगों को जो 10 और लोगों को जानता है। अब अगर मेरे हाथ में कोलवासरी का टेंडर हो, लेट अस से कि धनबाद या झारखंड छत्तीसगढ़ में मैं कहीं कोलवासरी का टेंडर दे सकता हूँ, तो मेरे ससुर जी साधारण टीचर हैं भागलपुर में, वो कै गो ऐसा आईएएस ऑफिसर को जानते होंगे या कै गो बड़े बिजनेसमैन को जानते होंगे जो कि आकर के हमको देगा पैसा। लेकिन अगर नेताजी रहते तो 10 गो अरबपति को जानते होंगे, एक कोलवासरी लेने के लिए कम से कम 75 करोड़ रुपया चाहिए। तो 75 करोड़ देने वाला पार्टी को तो कोई जाने, हम कितना भी आईएएस बन जाएंगे, भेंट कौन करवाएगा हमको। ससुराल अगर पक्ष मजबूत हो तो बहुत सारी चीजें मजबूत हो जाती हैं। दहेज तो बहुत छोटी चीज है, कितना दहेज मिला होगा, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 फ्लैट दिल्ली मुंबई में, लेकिन ये जिंदगी भर का चक्र बना रहेगा। तो इन इन आदमी पैसों के पीछे पागल है और वो पैसे ही देखता है। और लड़कियां भी देखती हैं, मेरे साथ है ऐसे लोग जिसका जिक्र कर रहा था, दोनों ही गवर्नमेंट में है, यूपी पीसीएस ऑफिसर है लड़का, लड़की भी। अभी जो हाल फिलहाल में वो 2019-20 में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, नौकरी निकल गई थी, सबकी मेरिट आ गया था, बट ज्वाइनिंग काफी लेट हुई 2022 के चुनाव के पहले। उसी लिस्ट में दोनों, लड़की ने छोड़ दिया सेम पोजीशन पे होने के बावजूद, क्योंकि एक का बढ़िया भविष्य बन रहा था। बिहार में 10 जगह, बिहार में खूब जम करके अभी सीडीपीओ करके एक पोस्ट होता है, उस पर बहाली हुई है। 10 लड़कियों को मैं जानता हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक बिहार में शिक्षक भर्ती में बड़ा बवाल, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, वो सब बच्चों की जो पंजीरी मिलती है ना, पंजीरी, वो सब पशु आहार में बेचती हैं सब। गरीब बच्चों का पशु मतलब का पंजीरी बेच के पैसा कमाती हैं। कह रहा एक छोटा सा किस्सा अभी का बता दे रहा हूं। अभी बिहार में ना बड़ा बवाल मचा होता है कि यूपी की लड़की की बीपीएससी टीचर के तौर पे बिहार में बहाली हुई, वो लड़की गायब हो गई। मतलब अब वो उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसकी छोटी बहन ने बिहार पुलिस, यूपी पुलिस सबको टैग कर दिया दुनिया भर में कि बिहार में कोई ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लड़कियां गायब हो जा रही है। बवाल मच गया 2 राज्यों में। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि मैडम का पहला बॉयफ्रेंड छोड़ करके दूसरा पैसा वाला को हिया बॉयफ्रेंड पकड़ ली। पहला वाला बॉयफ्रेंड धमकी देवे लगा कि हम नस काट लेंगे, ही करें, हम हाउ करम। मैडम भाग गई नेपाल, नेपाल से फिर बनारस। क्यों? क्योंकि वहां दिखा कि जो दूसरा वाला है उसके साथ लाइफ ज्यादा बेटर चलेगी। प्यार मोहब्बत सब खिड़की से भाग जाता है जब आदमी दिमाग से सोचने लगता है। दैट्स वेरी कॉमन। अब मुझे आपकी बातें सुन के पता क्या लग रहा है कि पब्लिक नहीं लिखेगी, मैं खुद है अपने माथे पे लिख लूं। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम किस मिट्टी के बने लोग थे यार। पता नहीं किसी फिल्म की लाइन है या किसी किताब की लाइन है, शायद इंद्रलेखा करके या चित्रलेखा करके कोई नॉवेल में है कि वो वक्त आएगा कि जो सही बोलेगा ना उसको कोड़े बरसाए जाएंगे। मतलब इफ समवन विल से राइट थिंग इन द सोसाइटी तो उसको कोड़े से मारा जाएगा। खैर कोड़े से नहीं मारा जा रहा है, लेकिन अगर आप सही कर रहे हो ना सोसाइटी में तो आपको लोग बेवकूफ समझेंगे। इसका कोई उपाय नहीं है, समाज इसी तरह का है। लोग दहेज लेंगे, नशे की आदत लोग बनेंगे, और भी चीजें हैं। मैं बार बार अभी बोल रहा हूँ कि जितना खर्च मैं देखता हूँ बिहारी शादियों में, मैं पागल हो गया हूँ खर्च देख करके लोगों का। कल के डेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही खर्च करना है, जिनके पास कुछ नहीं है वो 10 लाख दे रहे हैं, घर बेच के दे रहे हैं। बेटे की शादी के लिए लोगों ने जमीन बेच दी है गांव की, क्योंकि मटन खिलाना था लाला जी को। तो ये संस्कार है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी 1 आध साल बीता, कुछ अच्छी खबर थी, मैंने कहा एक काम करते हैं, छोड़ो यार, हम लोगों के सारी पार्टीज में नॉनवेज बनता ही बनता है।
मैंने कहा एक काम करते हैं, पूरी वगैरह छनवा देते हैं, थोड़ा चावल रखवा देते हैं, मटन बनवा देते हैं, एक आध को मिठाई रख देते हैं, और क्या चाहिए। हाँ, स्टार्टर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पीयर प्रेशर है। छोटी बहन एकदम भाला लेकर के भोंकने को तैयार हो गई थी कि क्या बोले तुम, कि हम लोग पत्तल पे बैठ करके खाएंगे, होटल बुक होगा। तो वो अब सोसाइटी वही है, आपको उसी सोसाइटी में जीना है, उन्हीं के हिसाब से जीना है। रूल्स तो वही बना रहे हैं ना, वही जो नैरेटिव बना हुआ है, जो रूल्स बना हुआ है, आप अकेले तोड़ नहीं सकते हो। आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, और अगर आप ज्यादा बोलोगे तो माथे पर लिख दिया जाएगा। यही है सर। मेरी मेरी तो बातें खत्म हो गई। आपकी बात सुन के मेरी बातें खत्म हो गई। जमाना बदल गया मुझे लगता है, या पहले भी ऐसा सर ही था, शायद हम अलग थे। सर आप अलग हो सकते हैं, आप ही अलग थे, लेकिन उस जमाने में भी यही हो रहा था। मैं फिर एक नजदीकी किस्से से सुनाऊंगा। मेरे जस्ट पड़ोसी हैं, बाबू साहब लोग हैं। हमको लगता है 97 में चाचा की शादी हुई थी। आर्मी में है, एयरफोर्स में थे, अब तो रिटायर कर गए होंगे, भुज वगैरह में कहीं पोस्टेड थे। तो उनकी डिमांड थी कि मुझे राजदूत ही चाहिए। अब किसी कारणवश राजदूत नहीं मिला, क्योंकि जिस परिवार में शादी हुई है वो लोग भी अरबपति करोड़पति है, जहां तक आंखें जाती हैं जमीन हमारी है, उस टाइप का बाबू साहब है वो लोग। ठीक है, किस कारणवश राजदूत ना दे करके बजाज का चेतक या प्रिया में चेतक करके सुपर 100 करके स्कूटर आता था, वो दे दिया गया। उसके चलते उन्होंने बवाल काट दिया। मतलब लड़के के फादर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लड़के के बड़े भाई कुछ नहीं बोल रहे, फादर तो थे ही नहीं, बड़े भाई शादी वादी फिक्स कर रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये मनोज रुका ना, काहे ऐसी करा तरह ना भैया ना दिलस, अभी बारात लौटा वो बचपन की बड़ी छोटी याद है। उसी परिवार में साल 1.5 साल के बाद बड़े वाले भाई की बेटी की शादी हुई, उसमें भैंस नहीं दिया गया, तो उसका दामाद, मतलब जो अभी दामाद है, वो शादी हुई फाइनली, उसके लिए नाराज हो गए थे। तो हो तो तब भी रहा था, उनको कोई हरियाणा की स्पेशल भैंस चाहिए थी, और ये लोग कोई बिहारी भैंस दे रहे थे। मतलब भैंस भी दे रहे थे, ऐसा नहीं कि भैंस नहीं दे रहे थे, पर्टिकुलर ब्रीड नहीं दे रहे थे। हाँ, उनको मुर्रा चाहिए होगी ना, हरियाणी मे भी मुर्रा अब चाहिए। उतना याद नहीं है मुझे, बट कोई हरियाणा की कोई खास भैंस चाहिए थी। तो 97-98 में तो जरूर हो रहा था। उसके पीछे भी खोजेंगे तो घर पे गांव पे जाता था, तो बड़ा सा एक बाजा था मेरे यहाँ। मैंने एक दिन पूछा कि इतना बड़ा बाजा, उसमें 6 सेल लगती थी बड़ी बड़ी, और वो चलता था। मतलब तो पता चला कि 60s में सबसे बड़े वाले चाचा की शादी हुई थी, तो उनके दहेज में ये आया था। फिर एक दिन और खोजबीन किया मैंने कुछ चीजें, तो कुछ कपड़े दिखे, मतलब बहुत ही फाइन क्वालिटी के सिल्क, बहुत ही फाइन क्वालिटी का सिल्क, मतलब वैसा सिल्क मैंने जिंदगी में दोबारा नहीं देखा। वो मेरे घर पे रखा हुआ है। पता चला कि मेरी शायद परदादी की जो सास हुई, परदादी के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या अजा या छरदादा बोल देते हैं, तो जो छरदादी थी उनके लिए ढाका से स्पेशल मलमल आया था, वो ये मलमल है, और वो आज तक खराब नहीं हुआ है। तो उस जमाने में भी लोग दहेज ले रहे थे। अब ढाका से अगर पटना मलमल आया होगा एक छोटे से गांव में, तो निश्चित तौर पर उस जमाने में वो बहुत बड़ी बात होगी। तो सर जमाना तो हमेशा ऐसा था। अब इसमें 2-4 विरले लोग आप निकल जाते हैं, तो उन लोगों के माध्यम पे लिख दिया जाएगा ये तकिया कलाम हो गया है। चलिए विदित भाई, जी पर एक बात बताइए, जी जो रियल सेंस में जो द हैप्पीनेस है ना, वो उसके पीछे, उसके बारे में, द रियल हैप्पीनेस इन लाइफ, तो ये इस टाइप का जो मटेरियलिस्टिक युवा है, कभी वो कॉन्सेप्ट है कि समाज जीवन का जो असली सुख है, असली वाला। सर इसमें ना बड़ा, मतलब बड़ा विस्तृत राय है मेरी। सुख कोई एक चीज है ही नहीं। जो आपके लिए सुख हो सकता है, वो मेरे लिए सुख है ही नहीं।
बहुत साधारण सी बात है, ठीक है। आपसे अगर अभी बोलूं कि सर एक हार्ली डेविडसन दे देता हूं और आपको यूरोप की यात्रा करनी है, पूरा पेट्रोल फ्री और दुनिया में कोई पासपोर्ट वीजा नहीं खोजेगा कि कैसे अवतरण, क्या इससे ज्यादा आपके लिए कोई सुख है? ठीक है, नहीं होगा। आपको बाइक की यात्रा बहुत पसंद है, सिमिलरली मेरे लिए अब कोई और सुख हो सकता है। उसमें से भी जो जीवन का सुख है वो टाइम एंड टाइम चेंज होता रहता है। स्कूल में स्कूल की क्लासेस पास करनी है, सबसे बेस्ट होकर के नौकरी में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड लेना है, बिजनेस करना है, तो वो सुख है ही नहीं। अब इसमें आदमी फिर जब ये चीज पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए किस वक्त, तो आदमी मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागेगा ही। आप भागोगे ही, कोई ऑप्शन नहीं है। सोने की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सोना साधारण मेटल है। अभी धनतेरस आएगी, आप देखिएगा भारत के शहरों में क्या भीड़ हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है इससे? कुछ नहीं। मैंने भी पहन रखा है, छोटा सा ही है, पहन रखा है, हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लगता है कि अरे यार सबने पहन रखा है तो मुझे भी एक पहनना चाहिए। आखिर आदमी वही करेगा ना जो दूसरों को देख रहा है, क्योंकि एक्चुअल तो क्या चाहिए स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से या अपने आप के हिसाब से तो किसी को नहीं पता है। कौन सी चीज सुख देगी ये कहना ही बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं ना कि ये सुख है, बीवी बाल बच्चे सब कुछ एकदम परफेक्ट चलने वाले लोग, ऑफिस में अपनी कोई जूनियर इंटर्न आ गई है जिनका उम्र 45 साल है और जूनियर इंटर्न 20 साल की है, उस पर लाइन मारते हुए दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुख घर पे नहीं है, सब कुछ सही है, परफेक्ट है अगर बाहर से देखेंगे तो सुख पता ही नहीं है। तो जो सामने दिखता है, पंचतंत्र की एक लाइन है कि राजा, स्त्री और बेल पास वाले से लिपटते चले जाते हैं। इसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए थी विष्णु शर्मा जी को, ठीक है, कि जो सामने दिख रहा है ना सुख, वही सबसे बढ़िया सुख है, इससे आदमी को लिपट जाना चाहिए या लिपटने की कोशिश करता है। मुझे अगर प्यास लगी है, मैंने पानी पी लिया बहुत तेज, अगर प्यास लगी है बोलते बोलते, यही सुख है। अब आदमी इसी में ये पता ही नहीं चलता है कि दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो आदमी जो फिर मेरे पास 20,000 का मोबाइल है, कल को मुझे 50,000 का मोबाइल चाहिए, तो मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे तो आदमी जाएगा ना, क्योंकि उसको एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि जिंदगी में चाहिए क्या। हमारी किताबें कोई पढ़ता नहीं है, धार्मिक किताबें किसी भी धर्म की कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई सिखाने वाला नहीं है कि बेटा तुमको क्या चाहिए। और गलती से अगर किसी ने पढ़ सीख लिया तो उसको लोग दुनिया में क्या क्या घोषित कर देंगे भगवान भी नहीं जानता है। एक हमारे बचपन की एक कहानी है कि भक्त आरुणी करके कहानी है सर, नैतिक शिक्षा की किताबों में पढ़ाया जाता था कि खेत में मेड़ टूट गई होगी तो जाओ बेटा। आरुणी, आरुणी की कहानी। हाँ, तो भक्त आरुणी को उसके गुरु ने कह दिया कि थोड़ा पानी रोक दो, वो लड़का वहीं लेटे लेटे मर गया। कंसिडर दिस सिचुएशन, आज के जमाने में अगर वो मर गया तो पहले तो गुरु जी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद मेरे तरह के बाकी जितने छात्र होंगे गुरुकुल में, उसकी चिता तक पे हंस रहे होंगे बैठ करके। मैं भी चिता की लकड़ी से निकाल करके सिगरेट जलाए और कहे कि का चुतिया रहल हो। एग्जैक्टली यही सब निकलेगा। बुढ़वा बोल देलस कि जा तो पानी रोक दो, तो साला खुदे लेट गई। तो किसी को पता नहीं कि एक्चुअल सुख है क्या, कोई किताबें पढ़ता नहीं है, कोई नई चीजें सीखता नहीं है। जो सामने वाले ने किया, बड़े भैया ने एचडी ली, मेरे पास उतने पैसे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी लंबी चर्चा हुई और जी, इट वाज अ वंडरफुल टॉक। मुझे नहीं पता इसका क्या असर पड़ेगा दर्शकों पे। चलिए साहब, कल फिर मिलते हैं, कल दोपहर में फिर एक बार बैठेंगे। बिल्कुल आज के लिए बिल्कुल इतना ही। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। गुड नाइट, सबका जय बहुत श्री राम। जय हो, सबको जय हो। जय हो।